वक्त के साचे में ढलना हमारी फितरत नहीं, हम अपने कदमों से वक्त की रफ्तार बदलते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में इज्जत सिर्फ ताकत और निर्दयता की होती है। जो झुकता नहीं, दुनिया उसके आगे झुकती है। लेकिन दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी में बैठे कुछ लोगों को यह बात अभी तक समझ नहीं आई है। एक तरफ पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, इजराइल और ईरान की वॉर से ग्लोबल ऑयल मार्केट में आग लगी है, दुनिया का सबसे जरूरी चेक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त बुरी तरह घबराई हुई है, क्योंकि ईरान जिस आक्रामक तरीके से इस वॉर में आगे बढ़ रहा है, उसने ऑयल प्राइसेस में एक वॉलेटिलिटी ला दी है, जिसने सबकी सांसें अटका दी है। ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स होने के डर से कांप रही है। ऐसे में अचानक अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी टीवी पर आते हैं और एक ऐसी बात बोलते हैं जिसने हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी में बवाल मचा दिया है। वो कहते हैं, इंडियंस आर वेरी गुड एक्टर्स। हमने उन्हें रशियन ऑयल खरीदने की परमिशन दे दी है। अब परमिशन दी है 1.4 बिलियन लोगों के देश को, जो 1947 में ही आजाद हो चुका था। क्या अब अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत को वॉशिंगटन से परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या सच में हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई है, जैसा कि कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन लीडर क्लेम कर रहे हैं? या फिर हकीकत यह है कि अमेरिका इस वक्त इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है कि यह परमिशन देना उनका मास्टर स्ट्रोक नहीं, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है? क्योंकि अगर हम इस डोमेस्टिक पॉलिसी के शोर को थोड़ी देर के लिए साइड रख दें, तो सच्चाई यह है दोस्तों कि आज भारत के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। जिम्मेदारी पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज करने की, जिम्मेदारी दुनिया को इस मैसिव एनर्जी संकट से बाहर निकालने की। सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। अभी तक देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा हमें पीछे चलना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त एक आग का गोला बन चुका है। इजराइल और ईरान के बीच जो डायरेक्ट वॉर शुरू हुई है, उसने एक ऐसी नस दबा दी है जिसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी जिंदा है, और वो नस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के लगभग 20% ऑयल ट्रेड इस पतले से रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन ईरान ने इस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया है। सऊदी अरामको और इराक की ऑयल फील्ड्स पर अटैक हुए हैं। कतर एनर्जी को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा है। नतीजा यह हुआ कि मार्केट से अचानक 20 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल गायब हो गया है। ग्लोबल मार्केट में पैनिक मच गया और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छूने लगे। अब इस पैनिक का असर अमेरिका पर भी पड़ा। अमेरिका में आम आदमी गैस स्टेशन पर जब महंगा तेल भरेगा, तो वहां की डोमेस्टिक पॉलिसीज हिल जाएंगी। इसलिए इन्फ्लेशन और पब्लिक के गुस्से से बचने के लिए अमेरिका ने एक इमरजेंसी बटन दबाया, और वो बटन था इंडिया। जी हां दोस्तों, पिछले साल जिस अमेरिका ने इंडिया पर 25% पेनल्टी लगाई थी ताकि हम रशिया से सस्ता तेल न खरीदे, आज वही अमेरिका अपनी भाषा बदल चुका है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा है कि समुद्र में जो करोड़ों बैरल रिजर्व्स ऑयल फंसा हुआ है, हम उसे अनसेक्शन करने को सोच रहे हैं, और इसलिए हमने इंडिया को एक 30 डे का वेवर दिया है ताकि इंडियन रिफाइनर्स उस स्टैंडर्ड रशियन क्रूड को खरीदें, उसे रिफाइन करें और वापस ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करें ताकि प्राइसेस डाउन आए। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, इंडिया ही क्यों? दुनिया में और भी तो बहुत देश हैं, पर इंडिया को ही क्यों चुना गया? दोस्तों, यहां आती है इंडिया की सबसे बड़ी ताकत, हमारी मेगा रिफाइनरीज। इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हमारे पास दुनिया की बेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज हैं। होता यह है कि हम रशिया से सस्ता डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसे अपनी वर्ल्ड क्लास रिफाइनरीज में प्रोसेस करते हैं, और फिर उस पेट्रोल और डीजल को यूरोप और बाकी दुनिया को महंगे दाम पर बेच देते हैं। याद कीजिए 2022 का वक्त, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, उस वक्त भी बिल्कुल यही हुआ था। इंडियन ऑयल कंपनी ने सस्ता रशियन ऑयल खरीदकर इतना ज्यादा पैसा छापा था कि हमारी सरकार को उन पर विंडफॉल टैक्स लगाना पड़ गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है, एक बार हम लोग इसे समझ लेते हैं आसान भाषा में। इधर ध्यान दो दोस्तों, जब किसी कंपनी को बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के सिर्फ ग्लोबल सिचुएशन की वजह से अचानक से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होने लगता है, तो सरकार उस पर एक स्पेशल टैक्स लगाती है जिसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। यानी इस नए क्राइसिस से भी इंडिया की इकोनॉमी और हमारी कंपनीज को एक मैसिव फाइनेंशियल फायदा होने वाला है। सरकार ने बताया दोस्तों कि हमारे पास रिजर्व्स में 25 दिनों का क्रूड ऑयल और 25 दिनों का पेट्रोल डीजल स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है। यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट है। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ सही है, तो फिर इंडिया में अब बवाल किस मुद्दे पर मच गया है? अब इसको समझने के लिए पहले आपको यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की वो वीडियो देखनी पड़ेगी जो इस पूरे विवाद का जड़ है। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil, but to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, the other thing Treasury can do here, Larry, is there are hundreds of millions of sanctioned barrels of sanctioned crude on the water, and in essence, by unsanctioning them, Treasury can create supply. And you know, we are looking at that. We're going to keep
a cadence of announcing measures to bring relief to the market during this conflict. And Larry, दोस्तों देखा आपने, अपोजिशन इसी परमिशन वाले शब्द से काफी ज्यादा नाराज और आहत है। कांग्रेस ने सीधा तौर पर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इधर देखिए, ये हमारी ह्यूमिलिएशन है कि 1.4 बिलियन लोगों का देश आज वॉशिंगटन के अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि एक कमजोर लीडरशिप की वजह से यूएस हमें डिक्टेट कर रहा है। वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने याद दिलाया दोस्तों कि हाल ही में इंडिया ने वॉशिंगटन में एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज होस्ट की थी, जिसमें ईरान का एक वॉरशिप आयरिस देना एज अ गेस्ट आया था। जब वो वापस जा रहा था तो अमेरिका ने उसे बिना वार्निंग से उड़ा दिया। स्टालिन का कहना है कि जब हमारे ही मेहमान के साथ ऐसी घटना हुई और हम उस पर चुप रहे, ऊपर से यूएस हमें तेल खरीदने के ऑर्डर्स दे रहा है, तो फिर हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कहां गई। दोस्तों अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ऑपोजिशन की बात एक हद तक सही लग सकती है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी की भाषा वाकई थोड़ी खराब है, जो आपने अभी सुना भी, लेकिन हमें एक और रियलिटी समझनी होगी। यूएस एस्टेब्लिशमेंट की आदत ही ऐसी है एंटाइटल्ड टोन में बात करने की, खासकर जब से ट्रंप ने कुर्सी संभाली है। वो दुनिया के हर देश के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, चाहे वो उनका दोस्त हो या दुश्मन। यहां तक कि अमेरिका के अपने लोग, वहां की पब्लिक भी उनके पॉलिसीज और स्टेटमेंट को रोज ट्रोल करती है। तो क्या हमें सच में अमेरिका की इस वोकैबुलरी पर इतना ध्यान देना चाहिए? मुझे लगता है जो पॉलिटिक्स में भाषा से ज्यादा नतीजे मायने रखते हैं, हमें यह देखना है कि हम इस ग्लोबल क्राइसिस में अपना क्या रोल निभा सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम अपने 1.4 बिलियन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। जिस तरह से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं, ऐसे माहौल में इंडिया की सबसे पहली प्रायोरिटी इंडिया की है। हमारी प्रायोरिटी यह है कि हमारे देश के आम आदमी को गैस स्टेशन पर महंगा तेल ना खरीदना पड़े, हमारी इकोनॉमी की रफ्तार ना रुके। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यूएसए किस टाइप के वर्ड्स यूज करा है। जब तक हमारे नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं, तब तक बाजी हमारे हाथ में है। दोस्तों ये था इस पूरे वेवर और ऑयल पॉलिटिक्स का असली सच, जो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। अब आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या हमें अमेरिका के इन स्टेटमेंट पर रिएक्ट करना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए, या चुपचाप अपने नेशनल इंटरेस्ट और फायदे पर फोकस करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, और जाते जाते इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाना। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।